है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस विशेष वीडियो में, जहां से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को। इससे पहले हम लोगों ने आधुनिक भारत के संपूर्ण वीडियोस को पढ़ लिया है, जो कि प्लेलिस्ट में सजाए हुए हैं। अगर आप यूटेरिया प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आधुनिक भारत के संपूर्ण वीडियो आपको एक क्रम श्रृंखला में मिल जाएंगे। साथ ही साथ प्राचीन भारत के वीडियोस ही हाल ही में समाप्त हुए हैं, तो वहाँ से आप प्राचीन भारत के सारे वीडियोज को अरेंज वे में देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के वीडियोज़ को। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इस टॉपिक की एक अच्छी समझ आपको होनी चाहिए और किस क्रम में हमें पढ़ना है ये पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो अपने विषय और अपने पाठ्यक्रम को सबसे पहले अच्छे से समझते हैं। तो अगर आप सब्जेक्ट और उसके सब्जेक्ट के अरेंजमेंट को अच्छे से नहीं समझेंगे तो वो विषय थोड़ा कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़े से अरेंजमेंट को समझ लेते हैं आज के विषय में, तो फिर उसको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे और मुझे भी समझाने में मज़ा आएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग मध्यकालीन भारत में किस तरह से चैप्टर को क्रम से पढ़ना है उसके संबंध में हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, इस तरफ से बढ़ते हुए इस तरफ जाएंगे तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। जिस समय भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास की अंतिम दौर चल रहा था, उसी समय भारत में जो है अरबों का आक्रमण शुरू होता है और पहली बार इस्लामिक आक्रमण होता है और भारत में जो है अरबों का प्रवेश यानी इस्लामिक प्रवेश शुरू होता है। सेम टाइम में जब ये पहला आक्रमण होता है तो ज़्यादा सफल नहीं होता है, लेकिन भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण सफल होता है महमूद गजनबी और गौरी के समय। तो महमूद गजनबी और गौरी प्लस हमें सबसे स्टार्टिंग में जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अरबों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था वहाँ। तो ये 2-3 वीडियो हैं जिनको माध्यम से, इन 2-3 टॉपिक के माध्यम से आप भारत में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रारंभ तथा भारत में इस्लामिक आक्रमण के प्रारंभ को जो है इन 3 वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इन वीडियोस को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत की शुरुआत देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें तो राजपूत वंश, ये लगभग 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक भारत में शासन कर रहे थे, क्योंकि भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में कोई बड़ा राजा नहीं बचा था। ऐसे में छोटे छोटे क्षेत्रों में या राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ और कई राजपूत वंश उभर करके सामने आए और उनके द्वारा राजपूत शासन की स्थापना की गई। जैसे में परमार वंश, चौहान वंश, प्रतिहार वंश, सोलंकी वंश, चंदेल वंश आदि कई राजपूत राजवंश हुए, जिनसे संबंधित प्रश्न जो है कई एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जिस समय महमूद गजनबी और गौरी का आक्रमण हो रहा था, सेम उसी समय दूसरे क्षेत्र में भारत में जो है इन विभिन्न राजपूत राज्यों का भी शासन का दौर चल रहा था। तो ये दोनों एक ही समय की स्थितियों को दर्शाएंगे। लगभग 800 से 1200 ईस्वी के बीच में इन राजपूतों का उदय जो है वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इन वीडियोस के माध्यम से हम लोग मैप के थ्रू यह देखेंगे कि किन क्षेत्रों में किस तरह के राजपूत राज्यों का उदय हुआ है और उनसे संबंधित मुख्य बिंदु क्या है जिन्हें ध्यान रखना आवश्यक है। तो मैप के माध्यम से हम लोग गजनबी और गौरी के आक्रमण को भी समझेंगे, साथ ही साथ इन विभिन्न राजपूत वंशों को भी देखेंगे। अब आगे आते हैं, तो जब राजपूत वंश धीरे धीरे 1200 ईस्वी तक समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद पूर्णतः भारत में मुस्लिम शासन दौर शुरू होता है। इस्लामिक शासन के दौर में विभिन्न राजवंश आपको देखने को मिलेंगे। इन राजवंशों के काल को सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है, जो 1206 से लेकर के 1526 के बीच में देखने को मिलते हैं। इस दौरान 5 विभिन्न शासक आते हैं, वंश आते हैं, जिनके विभिन्न शासकों के समय ऑब्जेक्टिव बना करके पूछे जाते हैं। तो बारी बारी से एक एक वीडियोस के माध्यम से हम लोग इन वंशों के विभिन्न छोटे छोटे बारीक पॉइंट और इनके डिटेल पॉइंट्स को भी देखेंगे। इन वंशों में सबसे पहले गुलाम वंश आता है और इसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी वंश आते हैं। और इस तरह से इन विभिन्न वंशों के क्रम में हम लोग संपूर्ण सल्तनत काल को पढ़ पाएंगे। तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले भारत पर इस्लामिक आक्रमण, फिर राजपूत राज्यों का दौर, फिर भारत में सल्तनत काल का दौर हम लोग देखेंगे और विभिन्न राजवंशों को वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ेंगे।
इसी समय में, जिस समय उत्तर भारत में सल्तनत काल का दौर चल रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य का दौर देखने को मिलता है। तो दक्षिण भारत में जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का दौर देखने को मिलता है, तो इस वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जब सल्तनत काल समाप्ति के क्रम में था और मुगल वंश शुरू होने की स्थिति में था, उसी समय भारत में एक भक्ति आंदोलन देखने को मिलता है, जो भक्ति एवं सूखी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भक्ति आंदोलन विशेष रूप से हिंदू संप्रदाय में उभरे हुए कुरीतियों को दूर करने के लिए चलाया गया था। तो वही इस्लामिक धर्म में आए हुए कुरीतियों को दूर करने के लिए सूफी आंदोलन चलाया गया था। तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन जो है वो सल्तनत काल के अंतिम समय और मुगल काल के प्रारंभ के समय में जो है विशेष रूप से देखने को मिलता है। इसमें हम लोग कबीर, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु आदि विशेष रूप से जो धार्मिक गुरु हुए जिन्होंने अलग अलग शिक्षाएं दी, उनके संबंध में पढ़ेंगे। तो विजयनगर और बहमनी के माध्यम से हम लोग दक्षिण भारत को समझेंगे, तो वहीं भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन के माध्यम से धार्मिक क्षेत्र में आए कुरीतियों को दूर करने के लिए चलाए गए आंदोलन को हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कई ऑब्जेक्टिव आपको अलग अलग एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं मुगल वंश की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में। तो कैसे मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई और बाबर के विभिन्न वंशजों, जिसमें हुमायूं को हम लोग पढ़ेंगे, साथ ही साथ हुमायूं को कैसे हटा करके शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की थी, उसको भी देखेंगे। और शेरशाह सूरी से तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो विभिन्न पीसीएस और अलग अलग एग्ज़ाम, चाहे वो दरोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जीके रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पूछे गए हैं। तो हुमायूं, शेरशाह सूरी को देखेंगे। इसके अलावा अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जो प्रमुख शासक मुगल वंश में उभर करके सामने आए थे, उनसे संबंधित विभिन्न बिंदुओं को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और मुगल प्रशासन की क्या विशेषताएं थी उसको भी जानने का प्रयास करेंगे और अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से देखेंगे। और सबसे लास्ट में आएगा उत्तर मुगल काल, जो हम लोगों ने ऑलरेडी आधुनिक भारत के वीडियोज़ के क्रम में पढ़ा था। तो उत्तर मुगल काल को भी पढ़ेंगे और मुगल वंश के पतन के बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास का समापन होगा और आधुनिक भारतीय इतिहास शुरू हो जाता है। तो आधुनिक भारत के इतिहास की वीडियोस तो ऑलरेडी आप लोगों को प्लेलिस्ट में दे दिए गए हैं। तो अब यहाँ से जो श्रृंखला शुरू हो रही है वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के वीडियोस, करेंट अफेयर्स आदि जो है आपको धीरे धीरे बीच बीच में प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द विभिन्न वीडियोस के माध्यम से मध्यकालीन भारत भी आप लोगों को जल्द से जल्द वीडियोस जो है इसके अपलोड कर दिए जाए। और कोशिश रहेगी हमारी कि 20 से 25 वीडियोस के बीच में ही इन सारे टॉपिक्स को समाप्त कर दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि ये अब आपको चैप्टर का क्रम समझ में आ गया होगा। तो अगर आप खुद से भी पढ़ने का प्रयास करते हैं या पढ़ते हैं तो इसी क्रम में पढ़ें, ताकि इस क्रम से पढ़ने में आपको काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। और एक एक चैप्टर को पढ़ना है, चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स को बनाना है। देखिए, अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि 1 महीने की पढ़ाई के बाद आप अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे और फील करेंगे कि आप भी सफलता की रेस में सबसे अगली पंक्ति में खड़े हैं। तो धन्यवाद दोस्तों एडुटेरिया से जुड़ने के लिए और एडुटेरिया को इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। तो वीडियोज़ को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग एडुटेरिया के माध्यम से इन वीडियोज़ का लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।